हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो बेटा, आगे हम पाठमाला से आज एक और नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी जैसे ही हम सुनते हैं हमारे चेहरे पर क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? क्योंकि हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारे सभी की, जहाँ तक मुझे लगता है, दादी, नानी, कई बार मम्मी भी हमें कहानी सुनाती थी और आज भी हमको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। इवन आप देखेंगे कि मैंने कई बार आपको बताया भी है कि मैं खुद भी, यदि न्यूज़पेपर वगैरह कहीं मिलता है मुझे और उस पेपर में छोटी सी कहानी होती है तो मैं वो छोटी सी कहानी पढ़ती हूँ। देखा होगा आपने, विशेषांक वगैरह में आता है, अक्सर छोटी छोटी कहानियां दी रहती हैं। जैसे रविवार ये विशेषांक होता है, बुधवार ये विशेषांक होता है। उन विशेषांक में हमेशा पेपर में, न्यूज़पेपर में कोई ना कोई कहानी दी रहती है। तो मुझे भी कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और तो और आपको पता होगा कि जो लोग गायत्री से जुड़े हुए हैं उनके यहाँ अखंड भारती करके एक बुक आती है कि नहीं? तो उसमें भी आपने देखा होगा नीचे बहुत सारी प्रेरणादायक, हर पेज में, मतलब उसमें बहुत सारा चिंतन और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें, बहुत सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। लेकिन उसमें भी मुझे सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए आकर्षक लगता था वो यही कि उसमें नीचे बॉक्स बनाकर बहुत छोटी छोटी और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दी रहती थी। उसमें ज्ञानवर्धक कहानियां होती थी वो, और यही चीज मुझे बहुत पसंद आती थी। इसके साथ ही मेरे को एक चीज और याद आती है, मैं आपको बताना चाहूंगी। पंचतंत्र और हितोपदेश, आपने बुक का नाम सुना होगा। इसमें जो आचार्य विष्णु शर्मा थे, इनकी रचना पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना जो है वो आचार्य विष्णु शर्मा ने की। आचार्य विष्णु शर्मा ने ये दोनों ग्रंथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके पास, आचार्य विष्णु शर्मा के पास में एक राजा आए थे। उनके 3 पुत्र थे और उनके तीनों पुत्र बहुत ही मूर्ख थे और राजा को बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तब आचार्य विष्णु शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं आपके पुत्रों को गुणवान बना दूंगा। उन पुत्रों को गुणवान बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई उन्हें, उन राजकुमारों को। उन कहानियों के माध्यम से उनमें समाज के प्रति किस तरीके का व्यवहार हमें करना चाहिए, हमें लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है और एक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और एक अच्छा पुरुष या अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, ये सारी चीजें आचार्य विष्णु शर्मा ने उन कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को सिखाया। और उन कहानियों के बाद, कहानियां सुनने के बाद उन लोगों में वाकई में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया उनके व्यवहार में। और ना सिर्फ परिवर्तन आया बल्कि वे बहुत ही अच्छे, भविष्य में बहुत अच्छे शासक भी बने। तो कहानियां अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेरणा, सीख, समझाइश और बहुत सारी चीजें समेटे हुए होती है। एक कहानी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो इसलिए बेटा कहानी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए कि आप अपने आप को उस कहानी से हमेशा तुलना कीजिए कि उस कहानी में आप कहाँ बैठते हैं। जाहिर सी बात है, हमें हमेशा हीरो का कैरेक्टर भी पसंद आता है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे और भी जो कैरेक्टर हैं या दूसरे और भी जो पात्र हैं, वो पात्र में क्या सही बात है, क्या गलत बात है, उस पात्र की क्या विशेषताएं हैं और कौन सी अच्छी चीजें हम उनसे ले सकते हैं, ये सारी बात बतानी बहुत जरूरी हो जाती है, या ये सारी बात कहनी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस
सीख मिलेगी। और ना सिर्फ सीख मिलेगी, बहुत ही मजेदार कहानी है। इसमें एक और चीज आपको बताई गई है, इसमें बताया गया है कि देने से, किसी को खुशियां देने से आपको कितनी खुशी मिलती है। यदि आप किसी सामने वाले को खुशी दोगे तो आप कितनी खुशी अपने लिए ले सकते हैं। और ना सिर्फ आप खुशी लेते हो, आपको दुआएं भी मिलती हैं। तो आप देखते हैं इस कहानी में, जैसे मैं इस कहानी को पढ़ूंगी, आप देखेंगे कि इस कहानी में आपने जब दूसरों को कुछ दिया तो उसके बदले में आपको इतना सारा मिलता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको खुशी तो मिलती ही है, साथ ही आपको जो संतोष मिलता है, आपको जो संतुष्टि मिलती है, आपको जो एक आनंद आता है, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती, वो किसी और चीज में नहीं मिलती। बहुत ही अनोखा, बहुत ही अजीब सा होता है वो सब कुछ। और जहां तक मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को, मुझे पता है मेरे बच्चे भी बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, बहुत समझदार हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं। और आपके ये गुण ही आपको बहुत अनोखा और आदर्श बनाते हैं दूसरों के लिए। लेकिन कुछ बातें हम सभी में होती हैं, जैसे कि हम दूसरे की चीजों को देखकर अक्सर परेशान हो जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे पास अगर वो चीजें होती तो हमें ज्यादा खुशी होती, मगर ऐसा नहीं होता है। खुशियां चीजों से नहीं खरीदी जा सकती हैं, खुशियां हमेशा किसी को कुछ दे कर दी जाती है, और वो खुशी हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए ऐसी चीजों का संचय करो जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। और उसी में से एक आपकी विद्या। विद्या एक ऐसा धन है, कहना चाहिए, जिसे आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। और यदि आप अपने घर से दूर होते हैं तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपकी विद्या ही होती है, क्योंकि ये संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों में भी कहा गया है कि विदेशों में हम जब जाते हैं तो हमारा सच्चा मित्र हमारी विद्या होती है, हमारा ज्ञान होता है। उस वक्त क्योंकि हम विदेश में अनजान होते हैं, वहां हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने जानकारी के बलबूते पर अपनी एक पहचान बनाते हैं, अपनी कोई भी चीज शुरू करते हैं या अपने आप को वहां जीवित रख पाते हैं। तो इसलिए विद्या बहुत ज्यादा जरूरी है। और विद्या के लिए ये जरूरी है कि आपको जो भी चीज पढ़ाई जाए आप बहुत अच्छे से उसे ग्रहण करें, ना सिर्फ ग्रहण करें बल्कि उसका रिवीजन भी करें। अभ्यास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आज तक मैंने आपको जितने भी पाठ करवाए हैं उन सबके सारे मटेरियल आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। आशा है आपने सारे प्रश्नोत्तर और बुक का कार्य पूरा कर लिया होगा। यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, ओमू ने खुशियां खरीदी। ठीक है, ओमू ने खुशियां खरीदी। खुशियां वैसे तो खरीदी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो भी हम आम बोलचाल की भाषा में यही चीजें कहते हैं कि तुमने क्या किया या तुमको क्या मिला, हम हर चीज को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इस कारण ये कहा गया है कि उन्होंने खुशियां खरीदी। आइए अब हम कहानी में आते हैं। इस कहानी में एक बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे की कहानी है। वह बहुत ही नेक इंसान था और साथ ही साथ बहुत संवेदनशील भी था, बहुत भावुक था, बहुत संवेदनशील था और बहुत अच्छा था। होता ये है कि एक ओमू नाम का लड़का है। उस ओमू नाम के लड़के के चाचा जो होते हैं या काका जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने किसी दफ्तर के काम से ओमू के गांव में आते हैं। अब जब ओमू के गांव में आते हैं तो ओमू उनकी मदद करता है, अर्थात क्योंकि मम्मी घर में बिजी होती है और पापा अपने काम में बिजी होते हैं तो ओमू भी उनके साथ रहता है। ओमू उनको हर जगह लेके जाता है। उनको कोई चीज दिलानी हो तो कहाँ से मिल पाएगी, आसानी से वो चीजें उनको दिलवाता है।
और आने जाने में मदद करता है। उनको यदि लेट हो रहा होता है तो उनके काम जल्दी जल्दी करके उनको जल्दी करने में मदद करता है। इस तरीके से वो बहुत सारी मदद करता है उनको। तो इस कारण जब उसके चाचा या काका जब अपना काम खत्म करके वापस अपने घर बेजा घूम जाते रहते हैं, तब उसके काका उसके हाथ में 10 रुपए का नोट देते हैं। अब आज तक उन्होंने कभी 10 रुपए का नोट खर्चे के लिए नहीं लिया था, तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है, जैसे कि आप सब भी जाते होंगे। यदि आपको कोई आपके रिश्तेदार जाते समय पैसे देके जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ गरीबाज भी है, ये एक तरीके का कल्चर है अपना ये, कि जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो आमतौर पर छोटे बच्चों के हाथ में पैसे देकर जाते हैं या उनको कोई गिफ्ट देकर जाते हैं। और तो इस तरीके से ओमू को भी मिले, और ओमू ने अपनी मम्मी से पूछा, जैसे कि आप अपनी मम्मी से पूछते होंगे कि मम्मी मुझे इतने पैसे मिले, और मम्मी हमेशा आपसे कहती होगी कि बेटा ठीक है, इसको आप अपने पास रख लो, है ना, या मेरे पास यहाँ पर आपके पैसे रखे, आपको कभी जरूरत होगी तो आप बता देना मुझे। एक अपना गुल्लक होता है, गुल्लक में हम डाल देते हैं अपने पैसे, है कि नहीं, पिगी बैंक होता है सबके पास में, तो सब अपने अपने पिगी बैंक में डाल लेते हैं पैसे। तो इस तरीके से चीजें होती है। वैसे ही ओमू के साथ हुआ, तो जब ओमू के साथ हुआ और उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे चाचा ने 10 रुपए दिए, काका ने 10 रुपए दिए, तो मम्मी ने भी उसे ये कहा कि बेटा तुम इससे अपनी मनपसंद की चीजें खरीद लो। तो ओमू बहुत खुश हो गया। अब वो सोचने लगा कि इन 10 रुपयों से मैं करूंगा क्या, क्या क्या चीजें खरीदूंगा और कैसे कैसे इन पैसों को खर्च करूंगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि वो सोचते सोचते जाते रहता है कि उसको याद आता है कभी अचानक कि उसकी क्लास में एक बच्चा होता है जीतू, उस बच्चे के पास में रबड़ होता है, पेंसिल होती है, स्केल होता है, तो उसको याद आता है कि वैसी वाली पेंसिल और रबड़ उसको भी लेना है। जैसे हमारे साथ भी होता है, अक्सर हमारे फ्रेंड से भी कोई नया रबड़, नया पेंसिल, नई टाइप की पेंसिल या नए टाइप का स्केल, नए टाइप का कंपास लेके आते हैं, तो हम भी अपने मम्मी पापा को जाकर घर में ये कहते हैं ना कि मम्मी पापा हमें भी ये चीजें चाहिए। तो सेम चीज वही हुई बेटा कि उनसे भी यही चीज, उसको भी यही लगा कि मेरे दोस्त के पास है तो मैं खरीदूंगा। तो ऐसा सोचते सोचते वो जा रहा था। आगे जैसे वो बढ़ते जाता है, बाजार की तरफ पहुंचने वाला रहता, बीच में एक चौराहा पड़ता है, चौराहा यानी 4 रास्ते का समूह, मतलब जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। तो वहाँ चौराहे के पास में वो देखता है पेड़ है किनारे पे ऐसे थोड़ा सा, और वहाँ पर एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक बहुत बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है, और वो ये कहते रहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दो। ऐसा सुनने के बाद में ओमू को लगता है कि मेरे पास तो 10 रुपए है, यदि मैं 2 रुपए दे भी देता हूँ तो 8 रुपए बहुत है मेरे लिए, मैं 8 रुपए में अपना सामान खरीद लूंगा। ऐसा सोच के वो 2 रुपए वो बुजुर्ग आदमी को या दादाजी को देता है। तो वो उसे कहते हैं कि बेटा मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और बहुत कमजोरी आ गई है, यदि हो सके तो तुम इससे ही मुझे कुछ खाने का सामान ला के दो। तो वो बोलता है ठीक है पापा, मैं अभी ला के देता हूँ, और वो दौड़कर बाजार की तरफ अंदर चला जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पूरी सब्जी की एक दुकान है। वहाँ से वो 2 रुपए की पूरी सब्जी लेके आता है और लाकर पापा के हाथ में दे देता है, बोलता है लो पापा। बाबा उसको बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो उसके बाद में फिर उसको बहुत अच्छा सा लगता है, और फिर वहाँ से सोचते हुए आगे आता है कि अब मेरे पास 8 रुपए बचे हैं और मैं इन 8 रुपयों से जरूर से अपने लिए कोई अच्छा सा सामान खरीद लूंगा, अपनी सारी चीजें खरीद लूंगा, अपनी सारी पसंद की चीजें खरीद लूंगा। उसके बाद वो आगे आता है तभी उसको वो देखता है कि उसका एक दोस्त होता है। अब उसका दोस्त रोते रहता है। अब वो फिर चिंता में आ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उसका दोस्त रो रहा है। तो उसके बाद में वो अपने दोस्त के पास जाता है, अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बताता है कि मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है और मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे 5 रुपए दिए थे उसकी दवाई लाने के लिए, लेकिन दवाई दुकान में यहाँ इतनी भीड़ है और मुझसे मेरे पैसे खो गए हैं। अब मैं अपने छोटे भाई के लिए दवाई कैसे खरीदूंगा। अब जाहिर सी बात है, परेशानी की बात तो है ही, और सोचने वाली बात भी है कि यदि ऐसा हो गया है तो कैसे किया जाए, क्योंकि
अब वो भी बहुत गरीब था, उसका दोस्त भी बहुत गरीब था। उसके दोस्त का नाम था राजू। तो उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा गरीब था और उसकी मम्मी भी बहुत गरीब थी, लोगों के यहाँ काम करके पैसे मतलब लेके आती थी बहुत कठिनाई से, और उसने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके दवाई के लिए उसको दिए थे। अब इस कारण उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में अब ओमू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको लगा कि उसके पॉकेट में, जेब में उसके 8 रुपए हैं। उसने सोचा यदि मैं इसको 5 रुपए दे देता हूँ तो भी मेरे पास 3 रुपए बचे। तो फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है, राजू के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि ये लो, तुम अपने भाई की दवाइयाँ खरीद लो। तो राजू पैसे देखकर बोलता है कि भाई मैं तुमको पैसे लौटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं है और मेरी माँ तुम्हें नहीं दे सकती, और मेरी माँ के पास भी नहीं है और मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता पैसा। ऐसा सुनकर वो बहुत वो होता है, रोने लग जाता है राजू। तो ओम उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीदो और जल्दी से उसके लिए लेकर के जाओ। जब वो ऐसी बात सुनता है तो इतना ज्यादा मतलब खुश हो जाता है वो राजू की, वो उसको गले लगा लेता है, बहुत टाइट हाथ कर लेता है। तो बेटा ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि हमको जब कोई खुशी मिलती है कि हमको कुछ चाहिए और वो अचानक से कहीं हमारे पास आ जाता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतनी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतनी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती, और हम सामने वाले को सब कुछ दे देना चाहते हैं। उसके लिए यदि हम कुछ कर सके तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, और यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। और ये जो आपसी सामंजस्य होता है, ये जो आपसी समझ होती है, ये जो आपसी खुशी होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना ज्यादा होता है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोग भी यदि कभी ऐसा आपके साथ मौका मिले, आपको कभी मौका मिले, तो आप अपनी पुरानी अनयूज्ड चीजें जो होती हैं वो आप आपके घर के आसपास जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको आप दे सकते हैं। मैंने एक बार और भी आपसे कहा था, यदि आपके पास कोई पुराने खिलौने हो, आपके पुराने कपड़े हो जो आप यूज नहीं करते हैं, आप नहीं पहनते हैं, फेड हो गए कलर, तो उनको अच्छे से धो लीजिए, प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करके अपने पुराने खिलौनों को थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। मतलब जैसे आंखें निकल गई हैं डॉल की या टेडी की या फिर उनकी, तो थोड़ा सा दूसरा आंख उनको लगा दीजिए वहां पर। फट गए हैं तो उनको थोड़ा सिलाई कर दीजिए, गंदे हो गए तो धो दीजिए, और धो करके फिर अच्छे से होकर के उनको थोड़ा सा अच्छा पैक कर दीजिए, क्योंकि गिफ्ट जब पैक में आता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो सेम चीज दूसरों के साथ भी होती है, खुशी देने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सरप्राइजिंग उनको दिया जाए, तो सरप्राइज उनको दिया जाए तो वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि वो बहुत स्पेशल हो गए। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं और ऐसी खुशी आपको भी मिल सकती है। तो यदि हम देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं देने के लिए, और हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। तो आप भी सोचिए इस बारे में जरूर से, ठीक है। और इसके आगे की कहानी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। आशा है आपको कहानी यहाँ तक की समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ओम ने अपने 3 रुपए जो उसके पास बचे हुए थे उससे उसने क्या खरीदा, अपने लिए पेंसिल, रबड़ और स्केल खरीदी, या फिर कुछ और चीज खरीदा, या फिर कोई और परेशानी आ गई उसके सामने जिसके कारण ओम अपने लिए कुछ नहीं खरीद पाया, या उसने खुशियां कैसे खरीदी होंगी जैसा कि पाठ का नाम दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, मुझे ना आपसे एक बात और कहनी थी कि आप लोग जो हैं वो जब भी प्रश्नोत्तर या फिर शब्दार्थ करते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा जैसे हम अपनी पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं, मतलब जैसे हमने पाठ पढ़ा है ना, पाठ पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं।
तो वैसे ही आप शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ के बाद में जैसे मैंने आपको श्रुतलेख के लिए कहा था, तो श्रुतलेख वाला भाग वैसे ही पहले याद कीजिए और रफ कॉपी में लिखकर देखिए और फिर किसी बड़े से कहकर, बड़े से मतलब वो करवाइए, बुलवाइए और वो बोलेंगे और आप लोग बिना देखे उसको लिखेंगे, तब फिर आप कॉपी में उतारिएगा। उससे मैंने जैसे पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, उसमें आपका उच्चारण सुधरेगा और आप खुद भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि आप यदि ये सारी चीजें, खासकर बोलने की जो प्रैक्टिस है या अभ्यास है, यदि आप कहने का मतलब आईने के सामने खड़े होकर करते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने शारीरिक रूपरेखा के ऊपर भी आप ध्यान दे पाते हैं, जो कि भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। साथ ही साथ हमको अपनी इस पाठ में जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो समझ में नहीं आती हैं कई बार। अब जैसे हम आमने सामने होते थे तो आप मुझसे पूछ लेते थे, तो वैसे ही जब क्लास चलती रहती है उस वक्त यदि कोई ऐसी अड़चन आती है, आपको लगता है कोई शब्द या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप वो चीज पूछ लिया कीजिए, ठीक है। जहां तक मैं जान रही हूँ कि वैसे तो आप में से जो भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है बराबर मुझसे बात करते हैं और पूछते भी हैं और पूछना भी चाहिए। साथ ही साथ आप एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, कहानी आपको अच्छी तो लगी होगी और आप लोग जब आएंगे क्लास में आएंगे या फिर आप जब इस पाठ को लिखेंगे तो यदि आप लिख सके तो ये चीज आप जरूर लिखिएगा कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है, ठीक है, आपने कभी किसी की मदद की है क्या? क्यों बताइए, मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि यदि हमने कभी किसी की मदद की होगी तो हमको पता होगा कि वो सुख, वो खुशी क्या होती है, और यदि वो चीज आपने की है तो आपको याद होगा और आपको याद है यदि तो वो चीजें हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी चीज है। खुशियां आपको भी पता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, है ना। तो खुशियों को हमेशा एक दूसरों को बांटना चाहिए और खुशी जो होती है बेटा वो सिर्फ महसूस की जा सकती है अपने अंदर से। मैंने आपको ये चीज भी कई बार बताई है, कई बार क्लासेस में आपसे कहा है कि बेटा प्लीज, जैसे हम एक दूसरे की मदद हम क्लास में कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि जिस किसी की कॉपी कंप्लीट नहीं होती है हम अपनी कंप्लीट कॉपी यदि होती है तो उसे देते हैं, है ना। और यदि किसी का काम अधूरा रह गया है, वो नहीं आया था, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, कौन सी बातें बताई जा रही हैं, तो उसको भी हम हेल्प करते हैं, है कि नहीं। तो वही सारी चीजें मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसा, अभी जैसे कई बार होता है कि किसी के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेटवर्क के कारण क्लासेस नहीं देख पाता, वो बाद में देखता है क्लासेस, है ना, या फिर किसी को आवाज क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप सभी उसमें एक दूसरे की मदद कीजिए। यदि कोई ऐसी चीज होती है, ऐसी बात होती है जो सामने वाले को या आपके दोस्त को समझ नहीं आ रही है, तो आप क्लास जब आप अटेंड करते हैं उसके बाद आप उसे जरूर से समझाइएगा, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके की मदद भी जरूर कीजिएगा। आपको आप सब लोग का काम शायद आपको यदि कोई और चीजें ऐड करनी है तो वो भी चीजें आप हमें बता सकते हैं कि मैम ये वाली चीज और थोड़ी अच्छे से समझाइएगा। इस तरीके की चीजें भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं आप जब क्लास अटेंड करते हैं तो मैं ये सारी चीजें आपसे इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आप यदि जितना ज्यादा हमें बताएंगे कि आपको क्या परेशानी हो रही है तो हम उतना अच्छे से आपकी परेशानियां दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पाठ की आगे की कहानी हम कब पढ़ेंगे? अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।